शहर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मकान, दीवार, एचटी लाइन और विशाल पेड़ गिरे। आधा दर्जन से अधिक मकानों में बताया जा रहा है नुकसान। आम के बाग, धान और गन्ने की फसलों में भी भारी तबाही। 150 मीटर की परिधि में दिखा चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों का ग्रामीणों ने किया रुख। स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव और चिंगरावठी में दिखा चक्रवाती तूफान का असर। देखा पूरी रिपोर्ट सतीश कुमार के साथ। सर पीछे तक का भी ले बहुत देखा है। लास्ट में गिरे किसका? अजय कुमार। कहाँ के निवासी हैं? गाँव चिंगरावटी। तो अभी तूफान आया है, किस तरह? 1:30 बजे करीब हमारे गांव में तूफान आया। उसमें करीब 30-35 घर को क्षति हुई है, भारी क्षति। किस तरीके का तूफान था? तूफान था एक तरह का बवंडर टाइप तूफान था। कितनी चौड़ाई होगी? कितनी चौड़ाई होगी 50-100 मीटर। अच्छा, कितने मकान और बागों में, फसलों में, 20-30 मकानों में सबकी छत, दीवार सब ढह गई। तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर? प्रशासन के क्या कहते हैं, लेखपाल मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन से और शासन से क्या गुजारिश है? भाई क्षति की पूर्ति करी जाए, जिन गरीब लोगों की क्षति होगी। हम आपको? मेरा नाम योगेश कुमार है। कहाँ के निवासी? मैं चिंगरावटी का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, डाकखाना स्याना। अच्छा, क्या ये अभी तूफान आया है? ये तूफान आया था, तूफान में मकान फट गया। कैसा तूफान था? तूफान बहुत भयंकर तूफान था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपको? करीब बहुत नुकसान हो गया, क्या इसकी वो करी जा सकती है तुलना। आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान मकान ढया पड़ा है हमारा, दीवार गिरी पड़ी है, सब पेड़ पौधे सब टूट गए। पर बाकी आप वीडियो घुमा लें। चक्रवाती तूफान में 17 मकानों को पहुंची क्षति। चक्रवाती तूफान में मलबा के तले दबने से 3 महिलाएं हुई घायल। आपदा राहत कोष से पीड़ित ग्रामीणों को दी जाएगी आर्थिक मदद, ये बात डीएम ने कही। घायल महिलाओं का अस्पताल में चल रहा उपचार, सभी खतरे से बाहर। चक्रवाती तूफान की जद में आया स्याना कोतवाली क्षेत्र का गांव चिंगरावठी। देखा पूरी रिपोर्ट सतीश कुमार के साथ। आज दोपहर में लगभग 1:30-2 बजे स्याना तहसील के चिंगरावटी गांव में चक्रवाती तूफान आया था। लगभग उसका 150 से 200 मीटर के एरिया में था, और जिसमें लगभग 16-17 मकानों के आंशिक रूप से क्षति हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई, कोई पशुहानि नहीं हुई है। एडीएम फाइनेंस मौके पर है। जो भी नुकसान हुआ उसका सत्यापन कराया जा रहा है, और जो भी अनुमन्य सहायता है दैवीय आपदा नियम के तहत वो विदिन 24 आवर हम उनके लाभार्थियों के खाते में डाल देंगे। मैंने ये भी कहा है कि मौके पर यदि किसी के यहाँ खाने पीने की कोई क्राइसिस हो तो तत्काल उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। बर्तन आदि की भी अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। और एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम फाइनेंस मौके पर हैं। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि और कोई पशुहानि नहीं हुई है। 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। प्रारंभिक उपचार के बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। शिकारपुर नगर पालिका चेयरमैन फूलमती राणा से 5 लाख रंगदारी वसूली की पटकथा का भंडाफोड़। पुलिस ने किया रंगदारी की पटकथा लिखने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार। पत्नी के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत को पूरा करने के लिए सुमित और उसके साथियों ने चोरी के मोबाइल से मांगी थी नगर पालिका चेयरमैन से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों का है बड़ा इतिहास। बदमाशों के कब्जे में से मोबाइल फोन, सिम और तमंचा कारतूस बरामद। बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस ने किया रंगदारी प्रकरण का खुलासा। देखें पूरी रिपोर्ट सतीश कुमार के साथ। शिकारपुर में एक
रंगदारी घटना सामने आई कि किससे ये रंगदारी मांगी गई और क्यों मांगी गई, और किसने क्या कार्रवाई के तहत कितने लोग पकड़े गए? अभी कुछ दिन पूर्व शिकारपुर चेयरमैन के पास एक फोन आया था जिसमें कि रंगदारी मांगी गई। इस संबंध में शिकारपुर और एसपी की टीम को लगाया गया था। इसके क्रम में आज कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इनमें से एक दिलशाद नाम का व्यक्ति है जो कि चेयरमैन साहब के साथ ही काम करता है और गाड़ी की साफ सफाई, गाड़ी चलाने का काम करता है। क्योंकि वो परमानेंट नौकरी पे नहीं था और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लानिंग करी। उसका उद्देश्य ये था कि यदि रंगदारी मांगेगा तो एक तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे सभी का खर्चा पानी चलेगा, और साथ ही साथ उसे ये उम्मीद थी कि ऐसा करने पर उसे परमानेंट नौकरी पर रख लिया जाएगा और उसके आमदनी का स्रोत परमानेंट एक उसके पास हो जाएगा। इनके पास से कुछ अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं और वो मोबाइल फ़ोन जिससे रंगदारी मांगी गई थी और वो सिम कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ करते हुए 5 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में सीएमओ कार्यालय का आशा वर्कर्स ने किया घेराव, विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जिला अस्पताल में सीएमओ ऑफिस पहुंची आशाएं। 2021 से आशा संगिनियों का नहीं मिला मानदेय। कुष्ठ रोग सर्वे व संचारी रोग सर्वे समेत ट्रेनिंग भर्ती के भुगतान की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। देखें पूरी रिपोर्ट सतीश कुमार के साथ। आशा यूनियन की अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे आई हैं, क्या मामला? मांगे हमारी ये हैं 2021 से तो आशाओं का, संगिनियों का कोई मानदेय नहीं मिला। आप बताइए कि घर में बच्चे भी हैं, घर परिवार भी है, उसे छोड़ के हम घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए और पैसा मिलेगा नहीं, तो समस्या तो पूरी हमारे। एक तो यही मांग है कि हमारा 2021 से जो पेमेंट नहीं हुआ है कोरोना का, काम का और सारे सर्वे का, संचारी रोग का, सबका वो पैसा दिया जाए। और बाकी हमारी जो आशा 2006 में अनपढ़ चुनाव कर लिया था इन लोगों ने, अब उन्हें स्मार्टफोन दे रहे हैं, उन पर कह रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड बनाइए, गोल्डन कार्ड बनाइए, उस पर सर्वे करिए। तो बताओ ये लोग कैसे चला लेंगे मोबाइल, वो उस पर कैसे काम करेंगे? कुछ सेंटरों पर मोबाइल दिए गए, कुछ अभी नहीं मिले हैं आशाओं को, इसलिए फोन पर काम करने के लिए असंभव है। और इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है कि उसका ना कार्ड बना पाएंगी ना ही वो सर्वे कर पाएंगी, और वो धमकी देते हैं कि हम आपको हटा देंगे और दूसरा चुनाव कर लेंगे, तो हम ये भी नहीं होने देंगे, दूसरा चुनाव नहीं होने देंगे हम। तहसीलदार को दोबारा तैनाती देने से अधिवक्ताओं में नाराजगी, कार्य बहिष्कार करके किया विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पर लगाया संरक्षण देने का आरोप। अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह ने दी आत्महत्या करने की चेतावनी। सकलडीहा तहसील में दोबारा तहसीलदार तैनात हुई हैं वंदना मिश्रा। देखा पूरी रिपोर्ट राजेश गोस्वामी के साथ। संसद के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाने के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तहसीलदार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।
से यहाँ जमी हुई थी और यहाँ से जब उनका ट्रांसफर हुआ तो ये अपर जिलाधिकारी महोदय जो चंदौली हैं, इनकी मिली भगत से ये पुनः जो है तहसीलदार का पद ले लिए, न्यायिक से फिर पुनः तहसीलदार का पद ले लिए हैं। यहाँ इनका पूरा विरोध है। ये इनके जैसा भ्रष्टाचारी तहसीलदार पूरे तहसील में नहीं। जब तक ये रहेंगे हम लोग निरंतर बाइकाट पे रहेंगे और इनका विरोध करेंगे जब तक इनके जाने के बाद ही जो है कोई जरूरत होगी तो पंकज महामंत्री करने के लिए तैयार है। माननीय सांसद जी के अनुशंसा अनुकंपा पे यहाँ विगत 3 वर्षों से टिकी हैं। इनके ऊपर कोई मानक नहीं लागू होता है। पदाधिकारी से लेके कर्मचारी से लेके पदाधिकारी से लेके सब त्रस्त हैं। माननीय सांसद जी के अनुशंसा पे अनुकंपा पे यहाँ आती हैं। इसको सांसद महोदय स्वयं झेलेंगे आने वाले चुनाव में। हम एकदम त्रस्त हो। विकासखंड साहबगंज स्थित क्षेत्र पंचायत सभागार में जल जीवन मिशन संगोष्ठी। खबर यूपी के जनपद चंदौली अंतर्गत विकासखंड साहबगंज स्थित क्षेत्र पंचायत सभागार से है, जहां जल ही जीवन मिशन के अंतर्गत जल संचय विभाग से आए हुए अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र की जनता के बीच जल संचय को लेकर जागरूक किया गया। इस संगोष्ठी के अंतर्गत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनावश्यक जल प्रयोग न करने को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह संगोष्ठी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चंदौली छात्र बली सिंह एवं श्यामजीत सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। संगोष्ठी में वक्ताओं द्वारा समुदाय को प्रेरित करते हुए जल संचय को लेकर जागरूक किया गया और बताया गया कि जल ही जीवन का आधार है। अतः भविष्य को देखते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव अमृत सरोवर का निर्माण कर बढ़ावा दिया जाए और अनावश्यक जल प्रवाह को रोका जाए। देखा पूरी रिपोर्ट वीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ। 22 तारीख में तो आज रखा गया था जल संचय और जल संरक्षण के ऊपर। तो उसमें हर ब्लॉक में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोष्ठी होनी थी और सुबह के टाइम में घर घर जाके एडवर्टाइज करना था कि लोगों को घर घर जाके बताया जाए पानी की मूल्य क्या है, जिससे कि आगे पानी की समस्याएं उनको रोका जा सके और पानी को संचय किया जा सके। आज के दिन का मूल उद्देश्य तो ये था योगी जी का। तो हम जैसे दिन में अलग अलग टीमें गई हैं गाँव में, चाहे सारी हो कि आपके गाँव में भी कोई ना कोई गया होगा। आयोजित है जल ही जीवन, उसके अंतर्गत हम लोगों के बीच उपस्थित जिले के जिला पंचायत जिले के उपाध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी और साथ में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रहे हम लोगों के आदरणीय सर्वजीत मास्टर साहब, जो इस समय सेवानिवृत्त हैं। हम लोगों के बगल में हम लोगों के गार्जियन स्वरूप आदरणीय श्री श्यामजीत सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी, प्रकाश मौर्य जी, श्री भुवन नारायण सिंह जी, हृदय नारायण सिंह जी, शनिदयाल चौहान, शारदा मौर्य, जो हम लोगों के वरिष्ठ और मार्गदर्शक हैं, जितेंद्र चौहान जी सहित उपस्थित गांव के ग्राम प्रधानगण और कर्मचारी बंधु, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी एक कड़ी होती है हमारे ITM कॉलेज महाराजगंज में आज मेगा लोन मेला का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भंडारा जी वहां पर आ रहे हैं और जिसको लेकर के वहां पर तमाम प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए। असल में यहां पर रामरेखा महाविद्यालय के बच्चों को भी वहां पर स्मार्टफोन देकर के सम्मानित किया जाएगा और इस स्टॉल में जो वहां पर इंस्टॉल लगाए गए हैं उसके बारे में आइए जानते हैं लोगों से कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस स्टॉल की बारे में जानकारी दी।
मैम जो ये स्टॉल आप लगाई हैं इसको मतलब ये स्टॉल किस लिए लगा है और क्या उद्देश्य है इसका? ये स्टॉल इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे जो भी लोग आएंगी उनको ये प्रेरित किया जाए कि जो भारत जो इस समय योगी जी की योजनाएं जो चल रही हैं तो उसके द्वारा ये सदर ब्लॉक से ये पोषाहार वितरण होता है उसके द्वारा बनाया गया है। जैसे चने की दाल से आप क्या क्या बना सकते हैं। अगर बच्चे को खाली चने की दाल दी जाए तो वो नहीं खाता है। अगर आप इसके दोबारा आइटम बनाए जैसे चने की पकौड़ी आप बना दीजिए, चने की पकौड़ी आप बना दीजिए, दाल में क्या पूरी बना दीजिए, तो बच्चा बड़े चाव से खाता है क्योंकि बच्चे को अलग अलग टेस्ट पसंद है। और जब इस तरह के व्यंजन बनते हैं तो बच्चा बड़े चाव से खाता है और कहीं ना कहीं इसका पोषण स्तर सुधरता है। और इसके साथ दरिया दिया जाता है जो गेहूँ का होता है, कुछ देहाती भाषा में ये कहा जाता है, उससे ये दिया गया। उससे देखिए मैंने वेज बनाया हुआ वेज कबाब है। बच्चों को अगर आप इस तरह से बना के दें तो ये भी बड़े चाव से खाएंगे। अगर आप उसका खिचड़ी बना के दें, यहाँ पे खिचड़ी भी बनी हुई है, खिचड़ी बनाइए, वो सब भी है। उसके बाद दाल में की लिट्टी है, ये सब आइटम है। देखिए ये चने की दाल का हलवा बनाया गया है जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं और कहीं ना कहीं खाने से बच्चों के जो कुपोषित है उसमें सुधार आता है, पोषण की तरफ हो जाते हैं। ये सब आइटम्स हम लोग यही सब हम लोग प्रेरित करते हैं गांव के लोगों को कि आप इस तरह से बनाइए। मैम जैसा कि गांव के अगर गांव की बात की जाए, आपने गांव की बात कही, गांव की अगर बात की जाए तो गांव की महिलाओं को जो है अक्सर देखा जाता है कि वहाँ से सामान तो उठा लेती हैं लेकिन वो अक्सर करके पशुओं को खाने के लिए भेज देती है। आखिर में इसके बारे में कौन वहाँ पे उनको प्रेरित सर यही काम है हमारा। गांव में पोषण माह लगता है, इस समय पोषण माह चल रहा है पूरा महीना। हमारे स्कूल में जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ पे ये पोषण मेला लगाया जाता है। ये आइटम वहाँ बना के रखे जाते हैं। वहाँ पे जब लाभार्थी आते हैं उन्हें टेस्ट कराया जाता है कि आप इसे खा के देखिए। जो आप लोग ये पशुओं को दे देती हैं चाहे आप वेस्ट कर देते हैं, देखिए ये हमने बनाया। तो जब वो लोग टेस्ट करते हैं तो उन्हें ज़रूर ये मतलब अच्छा लगता है। तो वो लोग को तो फिर यही हम लोग प्रेरित करते कि आप भी बनाइए और आप भी खाइए। सर ये दवा किस काम आती है, ये जो दवा आप रखे हैं यहाँ पे? हाँ, ये विश्व में पहली बार इफ्को ने बनाया है नैनो यूरिया जो 50-45 किलो की बोरी है उसके बराबर ठीक इसकी ताकत इसके इस आधे लीटर की बोतल में समाहित है। और इसका उपयोग जो है 1 एकड़ खेत में फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं जिससे जो है फसल को पूरा का पूरा लाभ नाइट्रोजन का मिलता है। और जैसे हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया का पूरा लाभ फसल को नहीं मिलता है। 70% तक यूरिया जो है बेकार हो जाता है, वो पानी को पोल्यूट करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है और ह्यूमन हेल्थ को भी पोल्यूट करता है। जबकि इसका उपयोग करने से 90 to 95% तक प्लांट के ऊपर पौधों पे जाता है, पूरा एब्जॉर्ब करता है जिससे फसल को लगता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अनुदान जो है सरकार का यूरिया खाद पे वेस्ट हो रहा है। एक बोरी यूरिया जो है करीब 2200 रुपये का पड़ता है अनुदान। जो इसको अनुदान सरकार देती है जिसकी वजह से 266-50 है, ये 240 रुपये का है जिससे करीब 1800-1900 रुपये का गवर्नमेंट का अनुदान जो है आने वाले समय में इसका उपयोग बढ़ेगा तो किसान उसका उपयोग कम करेंगे। निश्चित ही गवर्नमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, ह्यूमन हेल्थ और प्रोडक्शन सब के हिसाब से ये बहुत ही बेहतर उत्पाद है और पूरे विश्व में पहली बार इफ्को ने किसान के लिए बनाया। सर जैसा कि किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेला लगा है तो प्रोग्राम है तो यहाँ पे आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर गाँवों की बात की जाए तो गाँव में किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं, उनको कैसे जानकारी होगी? ये पिछले सितंबर में ये भारत में ये प्रोडक्शन किसानों के वितरण के लिए आया, महाराजगंज जिले में भी आया और इफ्को की जितनी भी सोसाइटीज़ है, खाद विक्रेता सेंटर है, वहाँ पर हम लोगों ने इस उत्पाद को पहुँचाया। वहाँ पर हम लोग किसान गोष्ठी के माध्यम से, विभिन्न डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों के बीच मतलब हम लोग ला रहे हैं और किसान भी इसको अपना रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हुआ अतुल्य भारत के पावन प्रदेश उत्तर प्रदेश के भूमि जनपद चंदौली में। देख सकते हैं हमारे साथ ईशा दुहन मैम है जो कि चंदौली की नई डीएम है और आज इनसे हम जानेंगे कि आज के युवाओं को इनसे क्या सीखने की जरूरत है क्योंकि भारत युवाओं का देश है और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में। मैम जैसा कि हर युवा तैयारी करते हैं और उन पर बहुत सारे प्रेशर होते हैं और जो युवा तैयारी करते हैं अगर सफल नहीं हो पाता है तो आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी कमी नहीं है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया है तो दूसरा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ओपन माइंड रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आजकल थोड़ा पेशेंस कम है लोगों में, मेहनत करने का थोड़ा जज्बा कम है, चाहते हैं कि तुरंत चीज़ें हो जाए। मोबाइल युग आ गया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील, लेकिन ये सब डिस्ट्रैक्शन से बाहर जाके मेहनत करें और
अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं आजकल किसी भी फील्ड में, तो ऐसा नहीं कि एक दरवाजा आपके लिए बंद हुआ है या एक तरफ आप मेहनत करो वहां पे आप नहीं सफल हो पा रहे, तो दूसरा जो आपके एप्टीट्यूड के अनुसार है या जो आपके इंटरेस्ट के अनुसार है दूसरे रास्ते पे आप जाओ। बट आत्महत्या और ये सब जो कदम है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमजोर कदम है और आदमी को स्ट्रांग बनना चाहिए। जो फेलियर्स आते हैं जीवन में उन्हें भी हमें सहने की क्षमता होनी चाहिए और उससे फेलियर को हमें एज अ फेलियर नहीं लेना है, उससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है। मैम, किसी के लिए आप बेटी हैं, किसी के लिए बहू हैं, किसी के लिए आप पत्नी हैं और एक नई डीएम भी हैं, तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर पाती हैं, कैसे भूमिका आप निभा पाती हैं? क्या किसी को शिकायत भी रहता है, घर वालों को शिकायत भी रहता है? वो तो घर वाले ही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। हम तो चाहेंगे कि आप शिकायत का मौका न दें। नहीं, बिल्कुल कोशिश तो यही रहती है। और पर जब एक पब्लिक सर्वेंट हम लोग इस चेयर पे बैठ जाते हैं तो हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो जनता की सेवा करना रहता है और उसी के लिए ही हम सर्विस में आए थे, तो दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और बाकी सारी कहीं ना कहीं थोड़ा बैक सीट ले लेती है प्रायोरिटीज, तो आई होप कोशिश यही रहती है कि किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। अभी आप सुन रहे थे ईशा दुहन मैम को, मैं संस्था राजेश से बात की। चंदौली की नवागत डीएम ईशा दुहन ने किया कार्यभार ग्रहण। मीडिया से मुखातिब होकर बताई अपनी प्राथमिकताएं। महिलाओं के विकास पर होगा विशेष फोकस। मैं भी किसान परिवार से हूं, इसलिए बेहतर ढंग से समझती हूं किसानों की समस्या। काले चावल की मार्केटिंग के लिए अमेज़न सहित अन्य ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म से किया जाएगा करार। बनारस वीडीए की तर्ज पर चंदौली में भी अतिक्रमणकारियों पर चलेगा बुलडोजर। पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। जिले में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे उनके द्वार। देखा पूरी रिपोर्ट राजेश गोस्वामी के साथ। जिलाधिकारी चंदौली के पद पे पदभार ग्रहण किया है और चंदौली जैसे कि सबको पता है कि सबसे एक तरह से दूर दराज का जिला है। हमारी जो प्राथमिकता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है चंदौली। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग की तरफ से, उसमें जो हमें टारगेट्स मिलेंगे और जो हमारी डेल्टा रैंकिंग है उसे हम इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकें। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारा आखिरी व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं ज़िले में, तो हमारे आखिरी व्यक्ति तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, शिक्षा की हों या महिला कल्याण की हों, आखिरी पात्र व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाए। इसके अलावा जनपद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उनको टाइम पे कंप्लीट करना और गुणवत्तापूर्वक तरीके से कंप्लीट कराना प्रायोरिटी रहेगी। और एक और महत्वपूर्ण जो बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक फोकस एरिया रहेगा कि पर्यटन के दृष्टि से चंदौली अभी टूरिस्ट मैप पे उतना नहीं आ पाया है, हालांकि बनारस के पास है, फिर भी हम टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो एक बहुत मेजर प्रायोरिटी रहेगी कि हम पर्यटन के दृष्टिकोण यहाँ पे पर्यटन विकास कर पाएँ और टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएँ। मैडम, चंदौली नवगढ़ जो है नक्सल इलाका है, आप पिछड़ा इलाका है, पहले इसके पहले डीएम महीना में रविवार 5 इस पर क्या किया? जो दूर दराज के क्षेत्र हैं और जो बॉर्डर के गांव हैं उनके लिए विशेष, जैसा कि पहले भी चल रहा था अभियान, उसी तरह से अभियान आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। और सभी स्कीम्स का हम कोशिश करेंगे कि जनता को आने की ज़रूरत ना पड़े, हम जनता तक पहुँचे। सारी जितनी स्कीम्स हैं, विशेष तौर पे फोकस एरियाज़ महिला कल्याण रहेगा हमारा। महिलाओं को सारी जितनी स्कीम्स हैं, चाहे वो चिकित्सा की हैं, चाहे वो पोषण की हैं, वो सारी स्कीम्स हम पहुँचाएँ। शिक्षा के क्षेत्र में और साथ में जो भी हमारी बाकी योजनाएं भी रहेंगी, जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं, वो हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। चाहे वो व्यक्ति आ पाए या नहीं आ पाए, हम पहुंचे, तो जनता के द्वार हम पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रही। मैडम, चंदौली किसानों का जिला है, धान इसका पहले जो विदेशों में इसके दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जारी कर चुके हैं। इसके बाद जो ब्लैक राइस चावल है, किसानों को बिका और नहीं गया है, किसान से जो जमीन आई बिका, इस पर क्या फोकस रहेगा आपका? मैं समझ सकती हूँ कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और कैसे मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी एरिया बन जाता है, तो उसमें भी
जो भी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उसको हम प्रॉपरली ठीक तरीके से मार्केट कर पाएँ, चाहे वो आज के नए प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अमेज़ॉन है या अन्य विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर हम कहीं पे एक मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश करें तो उस पर भी एक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। खनन की एक समस्या यहाँ भी है जिले में, आप पहले रही काफ़ी कुछ आपने वहाँ किया है, तो उम्मीद की जाए कि यहाँ भी उस तरह से यहाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। नगर के एक मैरिज हॉल में अग्रणी बैंक के तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय मेगा लोन मेला के तीसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बैंकों द्वारा लगाई गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उपस्थित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं अन्य छोटे उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि नारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका लाभ लेकर महिलाएं आज आत्मनिर्भर होकर आर्थिक प्रगति कर रही हैं। हमारे जनपद की महिला समूह ने एक उत्पाद महाराजा के नाम से निकाला है, जहां कई हाथों का काम मिला है। नारी स्वयं सहायता फाउंडेशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ने की पहल आरंभ की गई है। इसके माध्यम से सामाजिक जनजागरण जैसे नशा मुक्त, बाल विवाह रोकने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्य किए जाने हैं। इसके तहत महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना और रोजगार के लिए लघु उद्योग के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी सहायता पहुंचाई जाएगी। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता कृपा शंकर योगी के साथ। देश की ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से जुड़े और उसके तहत कहीं ना कहीं जनधन खाता के माध्यम से 45 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने का काम किया जाए। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिलाएं हैं, हमारे नौजवान हैं, उन सबको कहीं ना कहीं अगर वो कुछ कार्य करना चाहते हैं, रोजगार सृजित करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन सबको आसानी से लोन मिले। और उसके तहत अगर आप देखें तो हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे नारायण में आज कहीं ना कहीं पूरे देश में 8 करोड़ 47 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूह SHG से जोड़ा गया, जिसमें 77,99,000 स्वयं सहायता समूह को पूरे देश में समर्थन दिया जा रहा है। अगर उसके तहत अगर आप देखें तो महाराजगंज में 95,000 से भी ज्यादा, कहना तो 90,112 परिवार समूह से जुड़े हैं। अगर 90,000 पूरे पास किया जाए तो 35,000 परिवार, 3 लाख 3.5 लाख परिवार लोग इससे जुटे हुए। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी महिलाओं को, SHG ग्रुप है हमारा, कि बहुत ही सफलतापूर्वक महाराजगंज में काम कर रहे हैं। मुझे कई जगह जाने का भी अवसर मिला है और उनके बनाए हुए वस्तुओं का उपयोग करने का भी अवसर मिला है। और मैंने खुद जिलाधिकारी महोदय से भी कहा था कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह को बना रहे हैं उनका उपयोग हम लोग अपने जिले में प्रेरित करें लोगों को कि वो किया जाए। जैसे पनिया में एक समूह हमारा मिनरल वाटर का निर्माण करता है, तो मैंने खुद DM साहब से कहा था, यहाँ सामने पड़ा हुआ महाराज के नाम, कि जितना भी हम लोग के सरकारी कार्यक्रम होता है, पानी वो अच्छा है, उसका उपयोग किया जाए। और कहीं ना कहीं आज जो मंच पे आप बोतल देख रहे हो, वो हमारे SHG ग्रुप के समूह के महिलाओं द्वारा बनाया गया हुआ है। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के मसाले बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आइटम्स बना रहे हैं। आज कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है और सरकार की भी चिंता है कि बैंक के माध्यम से अगर कोई काम करना चाहता है तो निश्चित तौर से उसको लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम करें। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हुआ है। कल एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे जो डिफेंस के मंत्री हैं भगवत कराड़ जी भी आ रहे हैं, और लक्ष्य तो हम लोग कल रखे थे कि 10,000 लोगों को लोन सर्टिफिकेट दिया जाए, लोगों को मुहैया कराया जाए, लेकिन